अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चंद रोज़ से इख्तलाफात के बायस ख़बरों में है और इसमें शहरियार आफरीदी, शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार जैसों का शीन ग्रुप और फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल जैसे साबिक रहनुमाओं का एक्स ग्रुप मुतहरिक नज़र आ रहा है। वहीं इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान ने वाज़े कर दिया है कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है और ना ही बड़े पैमाने पर कोई इख्तलाफात हैं, जबकि इख्तलाफ राय रखने वालों से वो कल जेल में मुलाकात भी करेंगे। तहरीक इंसाफ जो इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पर ही ख़त्म होती है, यानी पार्टी में मरकज़ी हैसियत इमरान खान की ही है। इमरान खान का ये कहना है कि पीटीआई छोड़ने वालों के बारे में उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। तशद्दुद सहने वालों और करप्शन की फाइलें देखकर भागने वालों के बारे में फैसले मुख्तलिफ होंगे। एक तरफ ये मामला है तो दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी के मामलात हैं। आज इमरान खान एक और मुकदमे में बरी हो गए, जबकि इद्दत केस का फैसला भी आइंदा हफ्ते आने का इम्कान है। इससे पहले 6 जुलाई को पीटीआई इस्लामाबाद में जलसा भी करने जा रही है। जहां तक मैंडेट की वापसी की बात है तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में उज़रदारियां ज़ेर समात हैं, जबकि ट्राइब्यूनल्स की तश्कील पर कल सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समात भी करने जा रहा है। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला भी है जो अदालत में कुछ तवालत का शिकार होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में तहरीक इंसाफ क्या अपोजिशन बेंचेस पर बैठने में ही इक्तफा करेगी या वो इमरान खान की जल्द रिहाई और नए इंतखाबात के बारे में भी कुछ सोच रही है? क्या कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए शेख वक्कास अकरम का नाम ही हतमी है या मजीद नाम भी दिए जा सकते हैं? इसी पर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर साहब। आमिर डोगर साहब, क्या इख्तलाफात इतने हैं या आप हमें थोड़ा सा बताएं कि इख्तलाफात की नौइयत क्या है कि खान साहब भी परेशान हो गए और खान साहब को इन दोनों ग्रुप्स को बुलाना पड़ा मुलाकात के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इख्तलाफात तो एक फितरी अमल है। कहीं ना कहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ होता है, उसको आप इख्तलाफ नहीं कह सकते। हर बंदे का अपना एक नज़रिया है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपरेट हो रही है, इमरान खान साहब जो बानी हैं चेयरमैन, वो जेल में हैं, तो एक वजह यह भी है कि इन नामसाइद हालात में अगर इख्तलाफात कोई थोड़े बहुत ज़्यादा हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है या कोई भी शख्स इमरान खान की लाइन और बयानिया से हट कर कोई अपना लाहे अमल इख्तियार कर रहा है। ऐसा इख्तलाफ की नोयत क्या है? यानी अगर क्या किसी को हिकमत अमली पर इख्तलाफ है? बात तो स्टार्ट हुई थी शेर अफजल मरवत साहब से और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की नामजदगी से, और फिर कुछ मेंबरान के दोस्तों के बयानात और फिर केपीके में कुछ आपस का थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ जिसको कहते हैं इख्तलाफ। लेकिन ये हबीब अकरम साहब इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है और इमरान खान का नज़रिया पाकिस्तान में आज हर घर में, हर दिल में, हर सीने में मौजूद है। तो जो भी इस स्टेज पर अगर कोई ऐसी बात करेगा जिससे पार्टी को नुकसान हो, तो मैं समझता हूँ वो अपनी सियासत को भी खुद दफन करेगा। कल खान साहब ने दोनों लोगों को बुलाया है। पिछली जुमेरात को मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे भी उन्होंने यही कहा कि आप बतौर चीफ व्हिप उनको ये पैगाम दें कि ये वक्त यूनिटी का है। अगर आपस में कोई एक ए के बी से कोई इख्तलाफ है और बी के सी से हैं, तो इसको मद्देनज़र रख के पार्टी के वसीतर मफाद के लिए पार्टी आज एक जिस मुश्किल हालात से गुजर रही है, इसमें हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब की क्या हैसियत है इस वक्त? पहले तो शेर अफजल मरवत साहब बाकायदा तौर पर सरगर्म नजर आते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से वो खामोश हो गए हैं। क्या आप चीफ व्हिप हैं तो क्या उन्हें खामोश होने की हिदायत की गई है, उनकी सरगर्मियों को महदूद किया गया है, या उनकी अपनी कोई नाराजगी है जो उन्हें इस रास्ते पर चला रही है? नहीं, शेर अफजल मरवत साहब पार्टी के मुंतखब MNA हैं और पार्टी का वो हिस्सा हैं, और जहाँ तक उनकी महदूद सरगर्मियों की बात है वो उनका अपना ज़ाती फ़ैसला है, लेकिन तहरीक इंसाफ के वो साथ हैं और तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा हैं।
और कल जब वो खान साहब को मिलेंगे और बाकी लोग मिलेंगे तो मेरा ख्याल है बाकी चीज़ें भी सारी पहले से बेहतर हो जाएंगी। और आने वाले दिनों में जिस तरह कल मैं एक जगह उनका वीलॉग सुन रहा था तो वो आपको मुतारक नज़र आएंगे, मीडिया पर भी नज़र आएंगे। तो उन्होंने ये ब्रेक खुद ली, मैं उनसे नहीं पूछ सका, लेकिन बजट इजलास में वो आए, उसका हिस्सा रहे। अच्छा, मरवत साहब पर ये भी इल्जाम था आमिर डोगर साहब कि वो पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करते और उन्होंने खुद हमारे प्रोग्राम में भी कहा कि इस मामले में मैं लाइलाज हूँ। तो क्या कुछ और लोग भी हैं पार्टी में ऐसे जो पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करते? क्योंकि कोर कमेटी का भी जो आपका पीर को इजलास हुआ उसमें फैसला किया गया इंजबाती कार्रवाई का भी कि जो लोग पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पार्टी डिसिप्लिन तो सबसे पहले सब पर लाजम है। जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा फिर पार्टी के मरवजा कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि कोई भी इदारा, कोई भी पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी निज़ाम के तहत चलती है, किसी कानून, ज़ाब्ते और कायदे के तहत चलती है। जो उसको टो नहीं करेगा तो वो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। अच्छा। और यही डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट भी है और यही पार्टी के साथ लॉयल्टी की रिक्वायरमेंट भी है कि आपको एक फैसला है, ज़ाती तौर पर अगर आपको पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन पार्टी ने फैसला कर लिया तो आप पाबंद हैं उस फैसले पे अमल दरामद करने के तो और उसका हिस्सा बनने के। तो ये बताइएगा, तो एक बात ये भी होती है कि जो ख़ास तौर पर वो MNAs या वो आपके सरकर्दा अराकीन जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, उनके और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ कामों का मसला होता है जिसकी वजह से वो इख्तलाफात पार्टी की मरकज़ी सतह पर दिखाई देने लगते हैं। देखें, ये भी कोई नई बात नहीं है। हमेशा जब सूबे में हुकूमत होती है तो चीफ मिनिस्टर के जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो उसके MPAs होते हैं, लेकिन उसी हुकूमती पार्टी के MNAs का ये शिकवा रहता है कि भी जैसे सूबाई हुकूमत, कोई भी सूबाई हुकूमत, कोई भी चीफ मिनिस्टर MPAs को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और MNAs को नहीं दे रहे। ये भी एक आम बात है, ये नॉर्मल बात है। कल इसी सिलसिले में KPK हाउस में KPK के तमाम MNAs की अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने एक एक शख्स से की बात बड़ी तसल्ली से सुनी और उनके जो मसाइल हैं उनकी यकीन दहानी की बात की। और वैसे भी KPK हाउस अगर आप पेशावर में जाएं तो बिला तफरीक, बिला तमीज़ वो हर सियासी वर्कर के लिए, PTI के वर्कर के लिए, आम और ख़ास के लिए खुला है। चीफ मिनिस्टर KPK एक मंजे हुए अवामी सियासतदान है, अनथक मेहनती आदमी हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अपने KPK के जहां MPAs को साथ लेकर चलेंगे, MNAs को भी इसी तरह यकसा तौर पर साथ लेकर चलते हुए अच्छा, आमिर डोगर साहब, मसाइल के हल के लिए कमेटी ने KP हुकूमत भी कोशा रहेगी। कोर कमेटी ने ये फैसला भी किया था कि फवाद चौधरी समेत जो लोग भी तनकीद इस वक्त कर रहे हैं मौजूदा क़यादत पर, उन्हें सख्त जवाब दिया जाएगा। मगर आज हमारे पास ये खबरें भी आ रही हैं कि फवाद चौधरी साहब से PTI क़यादत में से रब्ता किया गया है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो ये तनकीद ना करें मौजूदा क़यादत पर। क्या कोई फॉर्मल रब्ता हुआ है उनसे? मुझे इस रब्ते का कोई इल्म नहीं। अच्छा। मैं आपकी ज़ुबानी सुन रहा हूँ। अलबत्ता कोर कमेटी की मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि जो लोग भी दोबारा से रीज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइनिंग उनकी होगी जब खैर से इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अजीम मकबूल लीडर इमरान खान साहब रिहा होकर बाहर आएंगे। अच्छा। और फिर इमरान खान साहब फैसला करेंगे, बानी चेयरमैन, कि किसने पार्टी को दोबारा रीज्वाइन करना है और किसने नहीं। ये फैसला खालिस्तन इमरान खान साहब का है, वो जिसका भी फैसला करेंगे उसको हम सब कबूल करेंगे, लेकिन ये फैसला वो खुद करेंगे जब वो खुद बाहर आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। मलिक साहब, एक मामला PAC का है। PAC का मामला जैसे अभी आपने भी कहा कि शेर अफजल मरवत, फिर शेख वकास अकरम और अब फिर आपसे नाम मांगे गए हैं, तो अब क्या होगा? कल एक लेटर आया था चीफ विप रूलिंग पार्टी का मेरे नाम और अपोजिशन लीडर के नाम को, उसकी कॉपी थी,
कल हमारी एक मीटिंग हुई थी पार्टी क़यादत की, और उसके बाद हमने ये फ़ैसला किया कि आज मैं पार्टी क़यादत के कहने पर, हदायत के मुताबिक रूलिंग पार्टी के चीफ विप को मिलूँगा। अभी 2 घंटा पहले मैं नेशनल असेंबली में उनके चैम्बर में मिला था और मैंने उनसे वजह पूछी कि क्यों आप 4 नाम मांग रहे हैं, क्यों आप पैनल मांग रहे हैं। सीनियर लोगों के नाम मांगे उन्होंने, सिर्फ 4 नाम नहीं मांगे, सीनियर नाम, 4 सीनियर लोगों के नाम, सीनियर पीटीआई के सीनियर लोगों के, जबकि वकास अकरम साहब का नाम एक नाम दे चुके हैं जी। उनको तो 1 साल हुआ ना, और हमारा यही नाम है जी जी, और हमारा यही एक नाम है जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जी ये फैसला हमारी टोटल कोलेक्टिव उसके साथ इत्तेहादी जमातों के साथ हुआ है कि हम एक पैनल जो है वो आपसे मांग रहे हैं, अब ये फैसला आपका है। तो मैंने उनको कहा कि हम जो एक नाम वकास अकरम साहब का दिया है, हम वही नाम आपको दे रहे हैं और आप काइंडली उसी को कंसीडर करें। तो आपको क्या लग रहा है ये 4 नाम क्यों मांगे गए हैं? वरना आम तौर पे तो होता ही है कि अपोजिशन पार्टी के पास होता है ये ओहदा और वो फिर जिसे चाहे दे देती है। देखें, पंजाब के अंदर जो पंजाब असेंबली में अनप्रेसिडेंट है जो पिछले 15 दिन से हुआ, कभी आपने देखा कि ओपोजिशन लीडर जिसका असेंबली में उतना ही बड़ा इस्तेहकाक है जितना कायदे ऐवान का होता है जी, उनका ऑफिस बंद कर लिया, उनका स्टाफ ले लिया, उनकी गाड़ियां ले ली, डिप्टी अपोजिशन लीडर के साथ भी यही नारवा सलूक किया, 15 MNS को सस्पेंड किया, यहाँ सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को पूरे होल सेशन के लिए उनको एक्सपेल कर लिया। और हुकूमत किसी भी जगह पर अपनी हट धर्मी से, अपनी फस्तायत से, अपनी जिसको कहते हैं कि किसी को स्पेस ना देने से बाज नहीं आ रही। ये अपोजिशन का ही प्रोगेटिव है, अपोजिशन ही के पास हमेशा PSC रही है और ये अपोजिशन के पास ही जानी चाहिए। और नॉर्म्स भी यही हैं। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था COD, उसमें पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान ये साइन हुआ और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 2018 में हाल तो हम उसके सिग्नेचर ही नहीं थे, लेकिन हमने ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन PSC बनाया। तो और जब उन्होंने बाद में ये सीट छोड़ दी थी, तो क्या आपने उस वक्त कोई एहतजाज किया था या आपने कहा था कि नहीं जी ये सीट फिर अपोजिशन में हमारी मर्जी के नाम से दी जाए, हमारी मर्जी के किसी नाम को दी जाएगी? कतन हमने कोई एहतजाज नहीं किया। अच्छा। मैंने राना तनवीर साहब का फिर इलेक्शन कराया और वो चेयरमैन बने। इस सारे अमल को जो कंडक्ट करता है वो रूलिंग पार्टी का चीफ विप करता है, इस सारे अमल को जो करवाता है, और उसके साथ जो बाकी चीफ विप्स होते हैं दूसरी पार्टियों के, वो उसका पार्ट होते हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, और ये PTI को हर सतह पे, वो पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट से बाहर हो, दीवार के साथ लगाया जा रहा है। दीवार, हमें किसी जगह पर कोई स्पेस नहीं दी जा रही। लेकिन अल्लाह अल हक है, जो आपने UN की वर्किंग कमेटी की रिकमेंडेशंस देखी, जो कांग्रेस की रेजोल्यूशन आई, वो अनप्रेसिडेंट है। उसने पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को हिला के रख दिया। दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर, दुनिया के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पे पिछले 2 दिन से इमरान खान है और इमरान खान की रिहाई है। लेकिन यहाँ अपने मुल्क में तो इन चीजों की वजह से PTI पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाया जा रहा है। यही तो अफसोस है कि आलम इस्लाम का लीडर, दुनिया की बड़ी पॉपुलर पार्टी का लीडर, जिसने पाकिस्तान का सब्ज परचम, हलाली परचम को पूरी दुनिया में इज्जत दी, जो ब्रांड है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मजलूम है, जिस अजियत के साथ, जिस जगह पे उनको रखा हुआ है, जिस चक्की में उनको रखा हुआ है बग़ैर एयर कंडीशन के, और जिन हालात में उनको रखा हुआ है, ये काबिल मज़म्मत है, ये फस्तायत है। ये वक्त तो गुजरता जाएगा। इमरान खान बड़ी हिम्मत के साथ, दलेरी के साथ जेल काट रहा है, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। ये खुद जब जेलों में जाते थे
तो 5 स्टार की सहूलियात इनको मुयसर होती आमिर थी। डॉक्टर साहब, आपने लेकिन अभी इमरान खान आपने अभी इस जिक्र कौम किया, का मुकदमा लड़ रहा है, आपने अभी जिक्र हक किया का मुकदमा लड़ रहा है जी। और वो अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांग रहा, वो सिर्फ मांग रहा है तो इंसाफ मांग रहा है। आपने अभी आज जिक्र इमरान किया खान को आमिर डॉक्टर साहब तहरीक पंजाब इंसाफ में को मुश्किलात का, इंसाफ खास दे तौर दें। पर जी, खासतौर पर पंजाब असम्बली में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं पीटीआई को, उनका आपने जिक्र किया। यानी पंजाब में आपकी मुश्किलात में कोई कमी नहीं आई, लेकिन थोड़ी सी नौयत चेंज हुई है। जी जी, नौयत से मुराद क्या? यानी वही मुकदमात, अच्छा वही एंटी करप्शन के नोटिसेस, अच्छा वही पंजाब में पुलिस गर्दी, ना एमपीएस अपना आईनी कोई एहतजाज कर सकते हैं कानून के मुताबिक, ना एमएनएस कर सकते हैं। अच्छा वो 9 मई के मुकदमात पे उसी तरह गिरफ्तारियां, ठीक, उसी तरह चलान, सब कुछ वही है। अच्छा नाम की एक जमहूरी हुकूमत है, बाकी तो अमल उसी तरह जारी है जो पिछले 2 साल से तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। आमिर साहब, आपके ऊपर बड़ा, आपकी पार्टी के ऊपर बड़ा मुतय्यन इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने कोई लॉबिंग फर्म्स हायर कर रखी हैं जो अमेरिका में और दुनिया के मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में काम करती हैं और आपकी मर्ज़ी की करारदादें मंजूर हो जाती हैं, आपकी मर्ज़ी की रिपोर्टें जारी हो जाती हैं। आखिर ये इतना पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है? देखें, वो जो इलेक्शन, जो रिग्ड इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को, और फिर 9 फरवरी को एक नया इलेक्शन हुआ फॉर्म 47 के जरिए। अच्छा इसकी बात गश्त पूरी दुनिया में जानी तो थी। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हम 5th जनरेशन के दौर में रह रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान एक इतना बड़ा मुल्क और उसकी पूरी दुनिया में एक से है, और इतना बड़ा इंतखाबी अमल जिसमें आपने एक पॉपुलर पार्टी को बिल्डोज कर दिया, उसको बल्ला नहीं दिया, उसको परचम लहराने नहीं दिया, उसको मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग जलसे नहीं करने दिए, उनके कैंडिडेट हल्कों में कैंपेन नहीं कर सके, और फिर आपने अपनी मनमर्जी की हुकूमतें बना ली। ये इतना बड़ा डाका था जो दुनिया से या उन मुल्कों से जो पाकिस्तान के साथ जिनके स्टेक्स हैं, या यूएन जिसका काम ही यही है, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली, कि ये वहाँ तक आवाज़ ना पहुँचती। ये कामयाबी है, और सिर्फ इसलिए कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर पार्टी है। अगर पॉपुलर पार्टी ना होती तो ना कांग्रेस में डिस्कस होती, ना यूएन में डिस्कस होती, ना सऊदीया से लेके कनाडा तक और कनाडा से लेके जर्मनी तक डिस्कस होती। ये बात अब रुकने वाली नहीं है। ये हक और सच की फतह होने वाली है। सच हमेशा जाहिर होता है। तो अब आपको लग रहा है कि इनके बाद ये जो 2 वाकयात हुए हैं, इनके बाद इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता कुछ आसान होगा, या आपकी पार्टी की मुश्किलात जो हैं कुछ आसान होंगी? आखिर जी हबीब भाई, स्याह रात जुल्म की जितनी भी तवील हो, सुबह तो होती है ना। हम तो पिछले 2 साल से इस फस्तायत का मुजाहरा कर रहे हैं। क्या आपने आज तक सुना होगा? आप हबीब साहब खुद बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं और बड़ी आपकी पाकिस्तान की सियासत में दूर तक नज़र हमेशा रहती है। आपके तज्ज़िये हम देखते हैं, ग्राउंड पे जाके आप लोगों से जो उनका हाल लेते हैं कि 5000 मुकदमात दर्ज किए हैं तहरीक इंसाफ पे 9 मई से लेके आज तक, सिर्फ एक सुबह पंजाब में। टोटल मुकदमात की जो हमारे पास तफसील है वो 7000 के लगभग है, और 15 से 16,000 सियासी कारकुन खवातीन समेत गिरफ्तार हुए हैं। इतनी बड़ी फस्तायत, इतना बड़ा सियासी इंतकाम का निशाना क्या आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को बनाया? वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके लोगों ने 8 फरवरी को खामोश इनकलाब के जरिए साबित किया कि वो इमरान खान के नजरिए के साथ है। ये जुल्म नहीं, ये ज्यादती नहीं, तो ये भी बताइएगा, बड़ा जुल्म ये भी बताइएगा आमिर साहब कि आपकी गुफ्त, आप जाते हैं अडयाला जेल, आप इमरान खान से मिलके आ जाते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब क्या इन मजालिस में शामिल होते हैं या उनसे कोई मुलाकातें होती हैं? उनके बारे में कोई खबर नहीं आती। मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई थी। उनकी फैमिली मुलाकात मंडे वाले दिन होते हैं। उसके बाद कुछ और सियासी हमारे एमपीएस मुल्तान के, उनकी भी हुई थी। शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसी तरह अपने कप्तान की तरह बतौर वाइस कप्तान डटे हुए हैं।
अच्छा, और इस फस्तायत का मुकाबला कर रहे और बेगुनाह, जिस तरह इमरान खान बेगुनाह साइफर केस में उनको बेगुनाह सजा दी गई, उस शख्स को जिसने बतौर पाकिस्तान के वजीर खारजा पाकिस्तान की पूरी दुनिया में नुमाइंदगी की और पाकिस्तान का नाम और इज्जत और मर्तबा बुलंद करने में बतौर वजीर खारजा अपना अहम किरदार। तो क्या इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की आपस में मुलाकातें होती हैं? सर नहीं, उन दोनों को तो बहुत दूर रखा हुआ है। अच्छा। और इमरान खान साहब को तो जिस मुश्किल में और जिन हालात में रखा हुआ है, इसकी मिसाल साबिक आज तक या हमारे इन 15, 20, 30 सालों में किसी पॉलिटिकल लीडर की नहीं है। अच्छा, और शाह महमूद साहब को भी अलग सेल में रखा हुआ है, चक्की में, इनको भी अलग सेल में चक्की में रखा हुआ है और बड़ी मुश्किल में रखा हुआ है। मुलाकात जो होती है वो भी शीशा बीच में लगाया हुआ है और वो 30 मिनट के अंदर भी मुसलसल जेल हकाम इंटरप्ट करते हैं, मुसलसल वो इंटरप्ट करते हैं। तो इतनी अजियत एक ऐसे अजीम लीडर के लिए जिसने अपनी जात से बालातर होके सब कुछ इस मुल्क के लिए किया, जिसकी ना कोई जायदाद है, जिसकी ना कोई करप्शन है, जिसके ना बाहर कोई स्टेक्स है, उसका ओढ़ना बिछोना तन मन पाकिस्तान है, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का हामी है, जो पाकिस्तान का अजीम लीडर है। 75 सालों में जुल्फकार अली भुट्टो और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इस कौम को अगर कोई लीडर बना मिला है तो इमरान खान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, जिस तरह से आमिर डोगर साहब बता रहे हैं कि खान साहब से मुलाकात करने वालों के साथ सिर्फ 30 मिनट शीशा लगा हुआ है, तो ये जो दो ग्रुप्स मिलने जाएंगे, ये कैसे मिलेंगे खान साहब से? देखिए, जाहिर है इसी तरह मिलेंगे और बड़े महदूद वक्त के लिए मिलेंगे। तो इतने महदूद वक्त में क्या वो ग्रुपिंग को खान साहब खत्म कर सकेंगे? ये बात समझिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिस तरह आपने इब्तदाई तौर पर भी कहा था कि इमरान खान साहब का हुक्म जो है वो बगैर लैतो लाल के मान लिया जाता है। तो जैसे ही वो कहेंगे कि जनाब आपके इख्तलाफात आज से खत्म और मैं आइंदा कोई बात ना सुनूं आपके बारे में, तो बस थोड़ी बहुत बात होगी और उसके बाद ये मामला खत्म हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे मसाइल इस वजह से भी पैदा हो रहे हैं कि लोग जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, MNAs, MPs होते हैं, वो लीडरशिप से अपना ताल्लुक अपने वोटर को भी दिखाना चाहते हैं। उनका वोटर भी उनसे पूछता है कि भाई हमने तुम्हें वोट दिया, PTI के नाम पे वोट दिया, तुम्हारी तो इमरान खान से मुलाकात ही नहीं होती। यही तो शिकवा किया जा रहा है ना, PTI तो आपकी कि सिर्फ चंद लोग ही मिलते हैं खान साहब से, बाकी लोगों को मिलने नहीं दिया जाता। जाहिर है, देखिए इमरान खान साहब का जो प्रॉब्लम है, उन्होंने 30 मिनट या 30-35 मिनट में उन्होंने जो मुलाकात करनी है उसी में करनी है। तो जाहिर है 2-3 लोग तो मुस्तकिल तौर पे होंगे जिनके साथ जो पार्टी के ओहदेदार हैं और या फिर रऊफ हसन साहब हैं, जैसे उन्होंने पार्टी का बयान करना होता है, तो इन लोगों को ला के तो फिर साथ जाहिर है 1-2 लोग, अब इतने लोग होंगे तो हफ्ते में एक मुलाकात का वक्त है। तो आप जरा तसव्वुर कीजिए ना कि ज्यादा से ज्यादा भी अगर कोई बात हो सकती है तो महीने के 8-10 लोग ही हैं जो मिल सकते हैं जाके। यानी ये इमरान खान के पास भी तो महदूद सी विंडो है ना कि फलां को मिलवा दिया जाए। तो अब तक मुझे यानी ऐसे लगता है कि अगर इमरान खान साहब से कुछ मिलने मिलाने का स्ट्रक्चर कोई बन जाए तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात का ये तासुर है ये काफी हद तक खत्म हो जाएगा। अच्छा हबीब साहब, फवाद चौधरी से भी तो रब्ता हुआ है PTI की क़यादत का, इस खबरें आ रही हैं, कोई फॉर्मल रब्ता हुआ है? फॉर्मल राब्ते की तो अभी तरदीद कर दी ना आमिर डोगर साहब, उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं जी, लेकिन मुझे ये जरूर इल्म है कि बाज लोगों ने जाती तौर पर उनसे राब्ता किया। अच्छा। और ये कोई फवाद चौधरी साहब को खामोश कराने के लिए नहीं कहा गया। अच्छा। बल्कि फवाद चौधरी साहब को समझाने के लिए ये उनके दोस्तों ने और हमदर्दों ने राब्ता किया। अच्छा। कि अगर आप वाकई वापस आना चाह रहे हैं पार्टी के अंदर तो फिर ये जो तर्ज अमल है या ये जो तर्ज कलाम है जो आपने इख्तियार कर रखा है ये ठीक नहीं है। अच्छा। लेकिन फवाद चौधरी साहब, मैं आपको अर्ज करूं कि उनका ख्याल ये है कि हामिद खान साहब जो सेनेट में है और फिर रऊफ हसन साहब, उनको रास्ते से हटाए बगैर तहरीक इंसाफ में उनके लिए जगह पैदा नहीं होगी। अब ये एक बहुत मुश्किल काम और मुझे नहीं लग रहा कि फवाद चौधरी साहब इसमें कामयाब हो पाए। ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता जुमे कौमी असम्बली से IMF की शराइत पर बनाया गया बजट मंजूर होते ही 1 जुलाई से फाइनेंस एक्ट 2024 का इत्तलाक हो चुका है और अब 1 से 5 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों को दुगना टैक्स देना पड़ेगा।
ताखीर से रिटर्न फाइल करने पर फाइलर्स पर इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया है, जबकि नए टैक्सेस और ड्यूटीज से 650 से ज़ायद अशिया 55% तक महंगी हो गई हैं। हुकूमत रिटेलर से भी टैक्स वसूल करने के लिए पुरज़्म है। इसके अलावा FBR अफसरान के इख्तियारात में भी इजाफा कर दिया गया है। दूसरी तरफ FBR ने गुज़श्ता माली साल में 9,306 अरब रुपए के महसूलात जमा किए, जो हदफ से 54 अरब रुपए ज़ायद हैं। हुकूमत ने रमा माली साल के लिए टैक्स का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया, जिसपे 1700 अरब रुपए से ज़्यादा के नए टैक्सेस शामिल हैं। क्या हुकूमत ये हदफ हासिल कर पाएगी? इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है माहिर टैक्स उमूर जरगाम बड़ाइच साहब। जरगाम साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं, ये जो नए टैक्स लगे हैं इनमें से कौन सा टैक्स ऐसा है जिससे लोगों की एक बड़ी तादाद मुतासिर होगी? मिस, इसमें जो सैलरी क्लास है ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है। सैलरी क्लास की जो स्लैब्स हैं वो ग्रेजुअली हर स्लैब में 2.5% का इजाफा कर दिया गया। अच्छा। और उसकी सैलरी क्लास का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो उसकी मैक्सिमम स्लैब जो 35% टैक्स एप्लीकेबल होता था, वो पहले 6 मिलियन से एनुअली एक्सीड करती थी इनकम, तो फिर वो एप्लीकेबल होता था। वो उस मैक्सिमम स्लैब को भी 4.1 मिलियन से ही ऊपर उसको एप्लीकेबल कर दिया गया। और इसमें जो 1 लाख रुपए तक के जो एनुअली 12 लाख रुपए की जो तनख्वाह ले रहा है एक बंदा, वो पहले उस पर 2.6 से 12 लाख के दरमियान 2.5% की स्लैब पे टैक्स देता था, अब वो डबल 5% की स्लैब पर टैक्स देगा। और इसी तरह हर स्लैब में आगे 2.5% की स्लैब को इजाफा करके 41 लाख से ऊपर उसको 35% की एप्लीकेबिलिटी कर दी गई है। और इसी वजह जो सैलरी क्लास अलायंस है वो उसने सुप्रीम कोर्ट में भी रुजू किया हुआ है इसी बहिमाना टैक्स रेट्स के ख़िलाफ़ कि हर बजट के अंदर इस सैलरी क्लास को ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि सैलरी क्लास ऐसी क्लास है कि जिसको तनख्वाह कट कर तनख्वाह मिलती, टैक्स कट कर तनख्वाह मिलती है। अच्छा, ये बताइएगा कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए भी कोई इक़दामात नज़र आए हैं इसमें, और क्या वाकई वो काबिल अमल भी हैं? अभी साहब, इसमें टैक्स नेट को जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है, जो FBR का एक सेपरेट यूनिट होता है, वो इस पे एफर्ट्स करती है, मगर हमारी टैक्स बार की तरफ से या हमारा एक टैक्स कम्युनिटी का एक हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि जब तक आप अपने बिजनेसमैन को अपने मुल्क में ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि आपको अनड्यू हरास नहीं किया जाएगा, आपकी टैक्स बेस में इजाफा नहीं हो सकता। हर बजट के अंदर ऐसी पेनल प्रोविजंस को और FBR के ऑफिसर्स की पावर्स को इतना इन्हांस कर दिया जाता है, और वो ऐसे आपको अनड्यू हरासमेंट की टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं FBR के ऑफिशल्स को कि बिजनेसमैन की हद इम्कान कोशिश ये होती है कि हम जब तक इस टैक्स नेट से बाहर रहकर अपना काम कर सकें, हमें इस टैक्स नेट के अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये बताइए, जो हुकूमत कह रही है कि डिजिटाइजेशन होगी, जो टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर के दरमियान जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, इस हवाले से कोई आपको पेशरफ्त नज़र आती है या सिर्फ दावा ही है? हबीब साहब, अभी तक तो सिर्फ दावा ही है, और ये जब तक इसमें लास्ट इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की भी बात की थी, वो रिस्ट्रक्चरिंग भी इसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, क्योंकि FBR के इंटरनल प्रेशर्स जो हैं वो इस तरह की गवर्नमेंट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। रिस्ट्रक्चरिंग या डिजिटाइजेशन जो है वो इतना आसान अमल नहीं होगा कि जिसको ये अचीव कर सकें। और ये जो दावा किया जा रहा है कि कुछ नए सेक्टर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा, क्या FBR में इतनी सलाहियत, इतनी अहलियत है कि टैक्स नेट में इन सेक्टर्स को लाया जा सके? खास तौर पे रिटेल सेक्टर को, और एक वो ताजिर दोस्त स्कीम भी तो चल रही थी ना? हबीब साहब, ताजिर दोस्त स्कीम जो है वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अप्रैल में इन्होंने लॉन्च करने के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन करनी थी, वो चंद सैकड़ों लोग इसमें रजिस्टर हुए, और ताजिर बरादरी ने इसकी अनाउंसमेंट के अगले दिन ही इसको रिजेक्ट कर दिया था कि जी हम इस ताजिर दोस्त स्कीम को नहीं मानते। अब इसमें लास्ट ईयर जो FBR का टारगेट था 9,252 अरब का था, जो इन्होंने 9,311 अरब पे बड़ी मुबारकबादें तो मिली और बड़े केक भी काटे गए, मगर अगर उसका हम मंथ वाइज ब्रेक देखें तो सिर्फ जो जून 2024 की जो कलेक्शन है लास्ट मंथ में वो 1185 अरब रुपए की है। और उससे पीछे 538, 669, मतलब 700, 600, 700 अरब पर मंथ
वो रिकवरी करते रहे हैं। जून 24 में 1185 अरब की रिकवरी का मतलब है कि ये अगले क्वार्टर्स के एडवांस टैक्सेस, अगले क्वार्टर्स के सेल टैक्स एडवांस पेमेंट्स जून में करवा के इन्होंने अपना बड़ा मुश्किल 1185 अरब करके तो टारगेट को अचीव किया गया है। ये कोई ऐसी मुबारकबाद वाली बात नहीं है। अगर वो एडवांस टैक्सेस अगले क्वार्टर्स के ना रिसीव किए गए होते हैं तो ये टारगेट कभी भी अचीव नहीं होना था। और अब जो इस साल का 12,970 अरब रुपए का टारगेट है, ये पिछले साल के 9,252 अरब से 3,718 अरब का इसमें इंक्रीज किया गया है। और ये बिल्कुल भी अचीव करना एक अनहोनी होगी और उसके लिए ये इनको अपनी टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के लिए जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे टैक्स पेयर को, ये नहीं यानी इस बार भी बली का बकरा जो है वो तनख्वाहदार तबका ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वड़ाई साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे बरतानिया में आम इंतखाबात के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। दौलत मुश्तरका के अहम तरीन मुल्क बरतानिया में कल यानी 4 जुलाई को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें 5 करोड़ वोटर्स हाउस ऑफ कॉमन्स के 650 अवामी नुमाइंदों का चुनाव करेंगे। कबल अज़ वक्त होने वाले इंतखाबात में कौन सी जमात फेवरेट है, इंतखाबी मंशूर में किन उमूर को उजागर किया जा सकता है, मुस्लिम वोटर्स का रुझान किस जानिब है, जबकि महंगाई और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के हवाले से अवाम क्या सोच रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। से सीनियर सहाफ़ी अज़हर जावेद हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। अज़हर, बरतानिया में हमेशा हमने देखा इंतखाबात में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस रही है, तो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर कुछ अपसेट भी हो सकता है और पाकिस्तानी नजात जो उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी के हवाले से क्या इम्कानात हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बरतानिया जो है इसमें तकरीबन 3 मिलियन के करीब मुसलमान वोटर आबाद हैं, जिसमें से तकरीबन 1.8 to 2 मिलियन पाकिस्तानी वोटर है। बरतानिया 650 में से तकरीबन 70 के करीब ऐसे हलके हैं जहाँ पे मुस्लिम और पाकिस्तानी निजात वोटर जो है अहम किरदार अदा करता है। इनके वोटर से स्विंग हो सकता है, वो जो है वो नतीजा बदल सकता है। अच्छा। लेबर पार्टी रवायती तौर पर मुसलमानों और पाकिस्तानियों की फेवरेट जमात रही है, लेकिन गुज़िश्ता चंद महीने के दौरान जो गाजा के हवाले से पॉलिसीज हैं उसकी वजह से लेबर को काफ़ी तनकीद का और मुज़ाहमत का सामना है। यहाँ पर अगर हम देखें जो अहम इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तानी वोटर्स हैं, पाकिस्तानी उम्मीदवारान हैं, उनको वहाँ पर इश्यूज का सामना है, जिसमें बर्मिंघम अगर हम देखें तो सर फहरिस्त है। ब्रैडफोर्ड का इलाका, बर्मिंघम से पाकिस्तानी निजात शबाना महमूद हैं, खालिद महमूद हैं, और इसके अलावा बर्मिंघम से ब्रैडफोर्ड से नाज शाह हैं, इमरान हुसैन है, मैनचेस्टर से अफजल खान है। तो इनको मुज़ाहमत तो है, लेकिन ये वोटर जो है वो इतना बड़ी तादाद में नहीं है कि वो अपसेट कर सके। अच्छा। बर्मिंघम से तो की जा रही है कि एक कैंडिडेट अहमद याकूब जो मेयर का इलेक्शन हुआ था गुज़िश्ता दिनों यहाँ बर्मिंघम में, वहां पर उन्होंने 70,000 से ज्यादा वोट लेकर वो तीसरे नंबर पर आए थे। तो शबाना महमूद को काफी बड़ी वो कह सकते हैं कि सख्त मुज़ाहमत का सामना, लेकिन लेबर पार्टी इस वक्त मेजॉरिटी ले रही है, ना सिर्फ मेजॉरिटी ले रही है, भारी अक्सरियत से कामयाब होने की जो इसके सर्वेज हैं उनके मुताबिक वो जीत रही है। और उसके जो लेबर पार्टी के सरबराह हैं, ये बताइएगा कि बरतानिया में अगर लेबर पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है तो क्या पॉलिसी है जो शिफ्ट होगी, जिसमें आप समझ रहे हैं कि ये तो सूरत हाल बदल जाएगी? हबीब साहब, मसला वाला यहाँ पे सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी का है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। गुज़िश्ता 14 साल की जो हुकूमत थी यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी की, और उसका एक रद्द अमल हमें नजर आ रहा है। जो सर्वेज आ रहे हैं कि तकरीबन 450 के करीब लेबर पार्टी को तवक्को की जा रही है कि वो ये सीटें लेगी, और तारीख की बदतरीन शिकस्त कंजर्वेटिव पार्टी को होने जा रही है। और ये एक तो अंदाज़ा ये भी कहा जा रहा है कि 50 से 60 सीटें उसकी आएंगी, और 200-250 के करीब वो अपनी सीटें लूज करने जा रही है। अच्छा। तो यहाँ पर जो महंगाई के अलावा जो NHS हेल्थ सर्विसेज का शोबा है, आप कोई शोबा उठा के देख लें, सारे का सारा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, और इसका एक रिएक्शन यानी पाकिस्तान वाला हाल ही है वहां भी। अच्छा अजहर, ये बताइएगा कि ऋषि सुनाक जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या उनके जीतने के इम्कानात हैं? जी ये बड़ा एक टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इस वक्त जो कंजर्वेटिव पार्टी के ऐसे उम्मीदवारान जो गुज़िश्ता 100 साल में भी
जो उनकी नशिस्तें थी, महफूज नशिस्तें थी, वो भी इस दफा ओवरटर्न होने जा रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ऋषि सुनाक की जो नशिस्त है वो भी खतरे में हमें नजर आ रही है। कहां से लड़ रहे हैं ऋषि सुनाक इलेक्शन? ये नॉटिंघम से थोड़ा सा आगे इनका एक कबाई हलका है, वहां से ये वहां पे लड़ते हैं ये इलेक्शन, और वहां से ही ये अपनी कंपेन तो ये पूरे बरतानिया में, यूके में ये जारी रखे हुए हैं, और ये आज आखिरी दिन है कंपेन का। और तीनों बड़ी जमातें जो हैं वो उनके सरबराहान जो हैं, जो लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव, लिब डेम, वो आज आखिरी दिन पूरा अपना जोर लगा रहे हैं। लेकिन आज तो बल्कि एक वजीर ने भी कह दिया, क्योंकि यहाँ पर निगरान हुकूमत नहीं होती, जो सेटअप है वो काम कर अच्छा नहीं होती, वरना हमारे वाला ही हाल होता। तो वो अगर बस वो देख लें कि यहाँ पे आप वाला हो ना हो के भी बुरा ही हाल है। अच्छा, दोनों तरफ ही हालात जो है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो अहम इशू एक आपने बताया कि इकोनॉमी का, हम तो दूर बैठ के अखबारात के जरिए या टेलीविजन के जरिए ही देख रहे हैं चीज़ों को, उसमें एक इमिग्रेशन का मसला भी सरे फहरिस्त ऐसा लगता है दूर से बैठ के कि वो भी अहम मसलों में से एक मसला है, और ऋषि सुनाक उस पर एक नेशनलिस्ट पोजीशन लिए हुए हैं, तो और लेबर पार्टी इस पे जरा नीमे बरू है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये मसला कोई इम्पोर्टेंस हासिल कर पाएगा इलेक्शन में? देखिए जी, जो बरतानिया का रवायती वोटर है, जिसे हम सफ़ेद फार्म, बुजुर्ग बड़े जो हैं वो बड़े, और यहाँ पे एक बड़ी तादाद है जो इमिग्रेशन को लेके वोट करती है, और एक बड़ा मसला ये रहा है, इसमें भी है। लेकिन क्योंकि दूसरे मसाइल इतने ज्यादा आगे हैं कि इस मसाइल को लेके, क्योंकि गुज़िश्ता तो 14 साल में ऋषि सुनाक की ही हुकूमत थी, और इसी हुकूमत के दौरान इमिग्रेशन की पॉलिसीज जो हैं वो इतनी वर्स हुई हैं कि जो रवायती वोटर था, जो इमिग्रेशन मुखालिफ वोटर था, जो कि कंजर्वेटिव का वोटर समझा जाता था, वो भी इस दफा मायूस हो गया है कंजर्वेटिव पार्टी से, क्योंकि गुज़िश्ता 14 साल में भी अब वो चलते चलते ये बता दें कि अगर लेबर पार्टी जीतती है तो उसके वजीर आजम कौन होंगे? उसके वजीर आजम कियर स्टार्मर होंगे, जो लेबर पार्टी के लीडर हैं। जो पार्टी लीडर होता है वही वजीर आजम होता है। तो कल जब वोटिंग शुरू होगी, कल रात को 10 बजे गिनती शुरू होगी, तो जुमे को मेरा ख्याल है कि कियर स्टार्मर बतौर बरतानवी वजीर आजम हमें सामने नजर आए। बड़े आप कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद, आप हमारे साथ। कल भी हम बरतानिया के इंतखाबात के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।